हाँ, कैसे हो बच्चों? सुप्रभात। आज मैं आप लोगों के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो आखिरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था उसको मैं लेकर के आया हूं, और वह है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आप अच्छी तरह से पढ़ते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो मेरे नए नए वीडियो जो है अपलोड हो रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को जानना होगा ऑस्मोसिस। ओके, ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस ओके, तो ऑस्मोसिस से पहले आप लोगों को देखना पड़ेगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन 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 क्या होता है? एक सब्सटेंस का एक जगह से दूसरे जगह पर चले जाना, मिक्स हो जाना, डिफ्यूजन ये होता होगा। हाँ, पर यहां पर जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। एयर डिफ्यूजन को हम बताते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास एक कंटेनर है, एक कंटेनर नहीं बल्कि दो दो ये डब्बे हैं। ये दो दो डब्बे, बीच में जो है एक सस्ता सा जो है हमने मेम्ब्रेन लगाया हुआ है, और ये किसी को भी नहीं रोकता। ये मेम्ब्रेन है। ओके, यहां पर सॉल्यूशन ए रखा हुआ मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन 1, और यहां पर सॉल्यूशन 2 रखा हुआ है। इसका कंसंट्रेशन C1, इसका कंसंट्रेशन C2। C1 इज ग्रेटर देन C2। ओके, C1 इज ग्रेटर देन C2। मतलब C1 में सल्यूट की मात्रा अधिक है, C2 में सॉल्वेंट की मात्रा अधिक है। ओके, अर्थात सल्यूट जो होंगे ये 1 से 2 की तरफ मूव करेंगे। सल्यूट कहां जाएंगे? सल्यूट विल मूव फ्रॉम सॉल्यूशन 1 टू सॉल्यूशन 2। ओके, नॉट ओनली फ्रॉम 1 टू 2, 2 टू 1 आल्सो। लेकिन नेट यदि मूवमेंट देखेंगे सल्यूट का तो 1 से 2 की ओर होगा। ओके, ऐसे ही सॉल्वेंट की बात किया जाए तो चूंकि C2 का कंसंट्रेशन कम है, यहां पर सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा है, तो सॉल्वेंट जो होगा उसका मूवमेंट C2 टू C1 होगा। ओके, मोस्टली नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इज फ्रॉम C2 टू C1। इस तरह से अब देखो मैटर जो है एक तरफ से दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन को हम डिफाइन करते हैं नेट मूवमेंट। नेट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस net movement of any substance from the region of higher concentration to lower concentration, from high concentration to low concentration, high concentration to low concentration। ओके,
This movement goes on until concentration is same on both sides. The concentration is same on both साइड. ओके. किसी सब्सटेंस का हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की मूवमेंट को हम डिफ्यूजन कहते हैं, और यह मूवमेंट तब तक चलता रहता है जब तक कि हर जगह कंसंट्रेशन एक समान नहीं हो जाता है. ओके. तो ये डिफ्यूजन रहा. अब आइए डिफ्यूजन के बाद हम शुरू करते हैं ऑस्मोसिस का. वो इरेज किया जाए, नोट कर लीजिए. ऑस्मोसिस. ओके. तो ऑस्मोसिस के लिए भी हम फिर वही डब्बे बनाएंगे. उस पर जो पुअर पर्सन था, पुअर मैन था, उसके पास जो मेम्ब्रेन था वो बहुत ही सस्ता वाला था. अब जो है मेम्ब्रेन क्योंकि अमीर आदमी ने परचेस किया है, अमीर आदमी ने यूज किया है, अब ये जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाया है. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज किया है. इसको एसपीएम भी कहा जाता है साथ में. ओके. यह सोल्यूशन 1 है. सोल्यूशन 1 और ये सोल्यूशन 2. इसका कंसंट्रेशन C1 है, C2. अगेन C1 इज ग्रेटर देन C2. मान लिया जाए, मानने में क्या फर्क है. ओके. अब ये जो एसपीएम लगाया गया है, इसमें जो होल्स हैं इतने छोटे हैं कि वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को तो जाने देते हैं, परमिट करते हैं कि सॉल्वेंट चले जाओ, पर सॉल्यूट के पार्टिकल्स को जाने नहीं देते. सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज अधिक होता है, बड़े होते हैं, इसलिए वे उस पोर से, एसपीएम के पोर से पास नहीं कर पाते हैं. तो सॉल्वेंट जो होता है वह मूव करता है. सॉल्वेंट मूव करता है. तो सॉल्वेंट कहां से किधर को मूव करेगा? जिधर सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होगी उधर से, जिधर सॉल्वेंट की मात्रा कम होगी उधर को मूव करेगा. अर्थात हमारा सॉल्वेंट जो है C2 to C1 मूव करेगा. ओके. सॉल्वेंट किसकी तरफ मूव करेगा? C2 to C1. क्योंकि C2 में क्या अधिक है? C2 में आपका C1 में एक्सेस है सॉल्यूट, और C2 में क्या एक्सेस है? C2 में सॉल्वेंट एक्सेस है. इसीलिए C2 से C1 की तरफ सॉल्वेंट मूव करने लगेगा. सॉल्वेंट ही मूव करेगा, सॉल्यूट मूव करेगा ही नहीं. इसलिए नहीं मूव करेगा क्योंकि इसमें जो एसपीएम यूज किया गया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज किया गया है, उसमें पोर्स छोटे छोटे हैं. दे डू नॉट अलाउ सॉल्यूट पार्टिकल्स टू पास थ्रू. They only allow solvent particles to pass. Okay, that is why the solvent particles move from solution 2 to solution 1.
Okay, from here we can define osmosis, the movement of solvent molecules. The movement of solvent molecules. The movement of solvent molecules to their higher concentration from their higher concentration concentration को CONC लिख दे रहा हूं. The movement of solvent molecules from their higher concentration to lower concentration. Okay, is known as osmosis. सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का उनके अधिक कंसंट्रेशन से, सॉल्वेंट के अधिक, जहां सॉल्वेंट ज्यादा है उधर से जिधर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम है, इस फ्लो को हम ऑस्मोसिस कहते हैं. थ्रू ASPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. या दूसरा भी डिफिनेशन कर सकते हैं सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के टाइम में, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन to higher concentration of solution through ASPM is known as osmosis. कितना अच्छा सा नाम है इसका, osmosis. ओके, तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है ऑस्मोसिस में थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. और ये मूवमेंट का लोकेशन क्या होता है, जिधर सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होती है उधर से कम सॉल्वेंट वाले सॉल्यूशन की तरफ फ्लो होता है, या कह लीजिए कि कम कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन वाले मॉलिक्यूल की तरफ फ्लो होते हैं थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. सो इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. एसपीएम जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये किस किस चीज का बन सकता है, तो इसके बारे में आप देख लो. एसपीएम बन सकता है सेलुलोज का बन सकता है, सेल्यूलोज. ये बन सकता है सेलोफेन का बन सकता है. एनिमल मेम्ब्रेन का बन सकता है. या कॉपर फेरोसाइनाइड का बना होता है SPM. इसी का भी बन सकता है. ओके, यूज किया जाता है. तो इसमें जो पोर्स होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और जो कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अलाउ करते हैं मूव करने के लिए, लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल्स को मूव
नहीं होने देते, उनके फ्लो को रोकते हैं। ओके, आइए अब हम शुरू करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हमारा आगे एक्चुअल टॉपिक, इसको नोट कर लीजिए। इरेज करूं? ओके, इरेज करता हूं। हाँ, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, इसके लिए भी एक फिगर ड्रा करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। एक मैं वही डब्बा बनाऊंगा, यहां पर फिर मेम्ब्रेन बना दूंगा, एसपीएम वही, सॉरी। ओके, एसपीएम हो गया, ये सॉल्यूशन है, और ये प्योर सॉल्वेंट है। ओके, इसमें प्योर सॉल्वेंट भरा हुआ है, इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है, अर्थात इसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है, इसमें सॉल्यूट नहीं है। अब क्या होगा, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो होंगे इधर से इधर को मूव करने लगेंगे। ओके, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव करने लगेंगे फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। यहां पर तो प्रेशर लगा हुआ है, पीएटीएम लगा हुआ है। यहां पर क्या प्रेशर लगाया जा रहा है, पीएटीएम प्लस पाई। ओके, आइए डिफिनेशन करते हैं। द नेट मूवमेंट ऑफ, द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट molecules from solvent molecules from solvent to solution can be stopped, can be stopped by applying some extra pressure over
सॉल्यूशन साइड, मतलब सॉल्यूशन साइड की तरफ एक्स्ट्रा यदि प्रेशर लगा दिया जाए तो ये सॉल्वेंट का मूवमेंट रुक सकता है। ओके, द एक्स्ट्रा प्रेशर which is used to stop the movement of solvent is known as osmotic pressure. The extra pressure which is used to stop the movement of solvent is known as osmotic pressure. ओके, टी एक्स्ट्रा, यहां पर एक्स्ट्रा प्रेशर भी लगाया गया है। या दूसरे शब्दों में और भी डिफिनेशन लिख सकते हैं, द एक्स्ट्रा प्रेशर over solution side which stops osmosis is known as osmotic pressure. Okay, osmotic pressure is represented by pi. Osmotic pressure is represented by pi. Okay, नोट कर लीजिए, हो गया? मिटा दूं? तो मिटाना पड़ेगा, मिटाते हैं। चलिए ठीक, इस फिगर को भी मिटा देता हूं। एक बार फिर बनाना पड़ेगा रिवर्स ऑस्मोसिस के समय। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। एम इज मोलारिटी, पढ़ाया गया था आप लोगों को, या कह सकते हो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स of solute by volume of solution. In liter। देखिए चूंकि पाई डिपेंड्स
on number of particles. Solute particles. Hence, pi is a colligative property. Colligative property. ओके, अब यहां पर इस पाई को हटाया जाए। एक और चीज देखा गया एक्सपेरिमेंटली, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाया जाता है, ओके, वैसे वैसे पाई बढ़ता जाता है। वेयर टी इज टेम्परेचर इन केल्विन, ओके। इन दोनों इक्वेशन को मिलाया जाए, इन दोनों इक्वेशन को मिलाया जाए तो क्या होगा, पाई इज प्रोपोर्शनल टू एम इंटू टी, एम इंटू टी। यहां पर एक कांस्टेंट लगा दें तो होता है पाई इक्वल टू एम आर टी, ओके। आर इज ए कांस्टेंट, यहां पर पाई को क्या कहेंगे, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, एम क्या है, मोलारिटी है, टी क्या है, टेम्परेचर है इन केल्विन, एंड आर इज सोल्यूशन कांस्टेंट, सोल्यूशन कांस्टेंट। और इसका वैल्यू क्या होता है, 0.0821, 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, ओके। तो ये सारी चीजें हैं। यहां से यदि हम मोलारिटी को हम रखें इस तरह से, देख लो, पाई इक्वल टू एम के जगह पर हम एन बाई भी कर सकते हैं, ओके, आर टी। तो यहां पर आ जाता है, ये पी से हो जाता है एन बाई भी आर टी, या पी भी बराबर एन आर टी, ओके। तो गैस वाला ही इक्वेशन तो है ये, गैस वाला इक्वेशन हम लगा दिए हैं सोल्यूशन पे, पाई इक्वल टू एन बाई वी आर टी, ओके। आइए एटमॉस्फेयर प्रेशर को देख लेते हैं। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स होता है 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, ओके। इट इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट इज इक्वल टू 1.01 बार, 1.01 बार। इट इज इक्वल टू 0.987 ATM, 0.987 ATM कहा था गया। 1 बार इक्वल टू, ओके, 1 बार इक्वल टू 0.987 ATM, या 1 बार इक्वल टू 760 mm ऑफ एनर्जी, या 760 टॉर्क, ओके। So there are so many units of pressure, osmotic pressure। अब आइए हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कराते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करवाते हैं। तो यदि आप नोट कर लिए हो तो मिटा दिया जाए, नोट कर लो, पास करके मिटाए, ओके।
क्वेश्चन है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर osmotic pressure due to %5 weight by volume cane sugar solution at 15 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये आपका टोटल क्वेश्चन रहा। तो आसान है, हलवे जैसा क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेंगे। खुद कोशिश करिए, नहीं आता तो फिर मैं हूं। चलो शुरू करते हैं। 5% वेट बाई वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होगा? 5 ग्राम ऑफ केन शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। ओके, मोलारिटी की आवश्यकता पड़ेगा, मास का भी, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की भी आवश्यकता पड़ेगा। केन शुगर का फार्मूला होता है, केन शुगर का फार्मूला होता है C12H22O11। आप लोगों को मॉलिक्यूलर वेट बताया गया था 342। यदि भूल गए हो तो नहीं, ठीक है। ये टी दिया हुआ है 273 प्लस 15 288 कैलोरी। ओके, अब तो सब कुछ। आइए, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल N बाई VRT, बस सिंपल। N का वैल्यू, मास 5, मोलर मास 342, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml, बट लीटर में 1000, मल्टीप्लाई R 0.0821 इंटू T 288। कैलकुलेट करेंगे तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा 3.4 atm। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, डिवाइड कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। ओके, तो डन। इरेज करता हूं फिर। ओके, टेस्ट कर दूं? ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 200 सेंटीमीटर क्यूब आप एक्वस सॉल्यूशन contains 1.26 gram of a पॉलीमर का मास दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा, ये पूछा जाएगा। द ऑस्मोटिक प्रेशर of the solution is osmotic pressure solution is 2.6 into 10 to the power minus 3 atm at 300 Kelvin. Calculate the molar mass. Calculate the molar mass
ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर का मोलर मास आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो कुछ भी तो नहीं है, आसान है, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। 1.26 ग्राम ये मास दे रखा है, ये सॉल्यूशन दे रखा है बालू, और ये जो दे रखा है प्रेशर दे रखा है, ये टेम्परेचर दे रखा है। बस सिंपल रख दीजिए, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू N/V/RT। ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है 2.6 इंटू 10⁻³ N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो गिवन मास 1.26 अपन मोलर मास मान लेंगे, यही तो कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 सेंटीमीटर बाई 1000 सेंटीमीटर, तभी लीटर में होगा, इंटू R 0.0821, टेम्परेचर 300 केल्विन। बस कैलकुलेट करिए, सिंपल कर लीजिए, यक्स का वैल्यू आपके सामने आ जाएगा। यक्स विल बी 60,000 ग्राम पर मोल। ओके, ये आपको मिल जाएगा। नोट करिए, आसान है, आप लोग खुद कर सकते हो। इरेज करूं? चलो इरेज कर देते हैं फिर। अब आइए कुछ टर्म बतलाते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर पर आधारित कुछ टर्म्स। तो पहला है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और तीसरा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, 3 टर्म है। जब सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूशन का, जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। π1 इक्वल टू π2। ओके, एट सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर। क्वेश्चन लगेगा, इस पे आधारित होगा। हाइपोटोनिक, इसमें क्या होएगा, हाँ यहाँ पर M/RT था ना, M1/RT इक्वल टू M2/RT, या M1 इक्वल टू M2। ओके, ये आपको फार्मूला बनेगा। इसमें क्या होगा, लेस ऑस्मोटिक प्रेशर देन सेकेंड, लेस ऑस्मोटिक प्रेशर देन सेकेंड। क्या होगा, π1 इज लेस देन π2। ओके, हाइपरटोनिक में मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, मोर जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक होता है उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं।
1 इज ग्रेटर देन पाई 2। ओके, तो ये 3 टर्मिनोलॉजीज थे। 2 सॉल्यूशन की तुलना हो रही है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। यदि पहले का ऑस्मोटिक प्रेशर कम, दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, तो उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यदि पहले का ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक, दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर कम, उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। गॉट इट? Got it or not got it? Okay, so I am going to erase and some more question. Okay, erase. Thank you. तो क्वेश्चन है, a 5% weight by volume, okay, cane sugar solution, cane sugar solution is isotonic with 0.877% weight by volume, यूरिया सॉल्यूशन। If molar mass of cane sugar, molar mass of cane sugar is 342, calculate molar mass of urea. Calculate molar mass of urea. ओके, चलिए आइए, आसान है, कुछ भी तो नहीं है। देखो, केन शुगर के लिए हम बात करते हैं, क्या दे रहा है? 5% वेट बाई वॉल्यूम। इसका मतलब 5 ग्राम केन शुगर प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। बस ऐसे ही 342 तो आ ही जाएगा ना मोलर मास। चलिए भैया, मोलर मास निकाल देते हैं केन शुगर का 342। यहाँ पे यूरिया वाला दे देते हैं 0.877% वेट बाई वॉल्यूम। इसका मतलब क्या? 0.877 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बस यहीं से आगे आएगा काम। आइए, तो चूंकि we know the solution is isotonic, the solutions are isotonic, so pi 1 equal to pi 2 या m1 RT equal to m2 RT कट जाएगा। m1 equal to m2, m1 क्या होगा? चलो, नंबर ऑफ मोल्स। हाँ, N1 V1 इक्वल टू N2 V2। N1 कैसे निकलेगा? N1 जो है तुम्हारा केन शुगर है 5 ग्राम भाई मोलर मास 342, सॉल्यूशन 100 ml है।
बाई 1000 इक्वल टू हो जाएगा n2 गिवन मास 0.877 बाई मोलर मास यक्स मान लेना है 100 ml बाई 1000। ये देखो इस टर्म से ये टर्म कट जाएगा, आता है क्या आएगा, यहां से आ जाएगा 5/342 इक्वल टू 0.877 बाई एक्स। एक्स इक्वल टू निकल आएगा 342 इंटू 0.877 बाई 5। कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 60 आ जाएगा करीब। ओके देखते हैं n 14 + 2 + 12 + 16 + 14 + 2 × 6 = 12 14 3 4 5 6 यस। ओके तो इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत इजी है, कुछ है नहीं, दम नहीं है न्यूमेरिकल्स में। ओके अब आज का जो है आखिरी टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस इरेज करूं, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस को आरओ कहा जाता है। ओके फिर इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, बना देता हूं। सोल्यूशन है ये, प्योर सॉल्वेंट SPM सॉल्वेंट जो है पहले से क्या होगा, इस तरफ मूव करेगा सॉल्वेंट, तो हम क्या करेंगे, इधर से एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ये क्या है, पाई प्लस PATM प्लस P एक्स्ट्रा। तो क्या होगा, सोल्यूशन जो है इस तरफ को फ्लो ना होकर के सॉल्वेंट जो है इस तरफ को फ्लो करने लगेगा। सॉल्वेंट जो है उल्टा रिवर्स में फ्लो होने लगता है, ठीक है। चूंकि यह नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, दिस प्रोसेस इज at PATM plus pi. Okay, osmosis is stopped. Okay, if we apply
more pressure over solution side, over solution side, reverse osmosis starts. Reverse osmosis starts. Okay. It means solvent molecules start moving from solution side to solvent. Okay. तो आरओ का जो यूज होता है इस डीसेलिनेशन में होता है. डीसेलिनेशन, इट इज यूज्ड इन डीसेलिनेशन. ऑफ वाटर. ओके. डीसेलिनेशन में क्या होगा, सी वाटर पर फंक्शन कराया जाएगा. डीसेलिनेशन सी वाटर. ओके. तो ये क्या चेंज जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर में चेंज जाता है. ड्रिंकिंग वाटर. अब यहां आइए देखिए, चूंकि ये जो है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, चूंकि इट इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. कैसे नॉन स्पॉन्टेनियस? अरे भैया नेचुरली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तो हो रहा था प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ उसका मूवमेंट, लेकिन हम उल्टा करवा रहे हैं, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ मूव करवा रहे हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को. तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया. सो इट नीड्स रेगुलर सप्लाई ऑफ electricity. It means external agent. ओके. एक्सटर्नल एजेंट हटा देने पर यह प्रोसेस रुक जाता है. ओके. वाटर का जो प्योरिफिकेशन होता है वो रुक जाता है. थैंक यू वेरी मच. आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर आप लोगों से मिलते हैं नए वीडियो के साथ. सो कीप ऑन एजुकेटिंग योरसेल्फ स्टूडेंट्स. ओके, थैंक यू.